खेत में घास काटने जितना और भैंसों का दूध निकालने जितना आसान तरीके से होने वाला, उतना आसान तरीके से होने वाला है जितना आसान होता है खेत में घास काटना। बहुत ही आसान होता है ना। तो ये जो चैप्टर है कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा हाथी नहीं है, डायनासोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर है संसाधन एवं विकास है, इसमें हम संसाधनों के प्रकार को पढ़ेंगे। संसाधन के जो प्रकार है उनको हम पढ़ चुके हैं। आज संसाधनों के महत्व को पढ़ेंगे, जो मिट्टी है उन मिट्टियों की विशेषताओं को पढ़ेंगे, उनके प्रकारों को पढ़ेंगे। इससे संबंधित आपका ये जो है चैप्टर होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ऐसा क्लास यूट्यूब पर शायद ही आपको मिले, इसलिए मैं कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक तो आप कर ही दीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संसाधनों के महत्व। तो बहुत सारे बच्चों का मुंह एकदम टेढ़ा हो गया होगा, यार नर्वस हो गया, ये संसाधन क्या, संसाधन तो बताया नहीं, पहले महत्व को बता रहा है। तो देखिए दोस्तों संसाधन क्या है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि संसाधन क्या है। वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और जिनको बनाने के लिए क्या प्रौद्योगिकी है, आर्थिक रूप से संभव हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, क्या वह एक संसाधन है। तो आज उनके महत्व को पढ़ेंगे। जैसे आपका कपड़ा है, क्या है वो आपकी आवश्यकता पूरा करती है। जैसे मैं हूँ, मैं आपकी आवश्यकता पूरा कर रहा हूँ आपके सिलेबस को पूरा करने में, ठीक है। तो कापी हुआ, पेन हुआ, इंसान हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी, जो भी आपकी आवश्यकता पूरा करे वह एक संसाधन है। तो संसाधनों के महत्व को जाने कि संसाधनों का क्या महत्व होता है, किस रूप में होता है। देखिए संसाधनों के महत्व, संसाधन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, और यानी हर क्षेत्र में आवश्यक है। जैसे आर्थिक विकास के लिए, यदि हमें अपना आर्थिक विकास करना है, ठीक है, पैसे से संबंधित विकास करना, इनसे विकास करना, जैसे उद्योग हुआ, कृषि हुआ, व्यापार हुआ, आदि संसाधन पर निर्भर होते हैं। जैसे मान लिया आप कोई उद्योग कर रहे हो, कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, तो क्या आप मजदूर चाहिए, क्या कच्चा माल चाहिए, क्या बिजली चाहिए, अन्य चीजें चाहिए, भूमि चाहिए, ये सब चीजें चाहिए ना। तो क्या ये सब संसाधन है। आप कृषि करना चाहते हो तो भूमि चाहिए, आपकी आवश्यकता है तो आवश्यकता भूमि पूरी करे तो भूमि क्या एक संसाधन हुआ। आपको बैल चाहिए या ट्रैक्टर वैक्टर इस तरह के कुछ चाहिए खेतों की जुताई करने के लिए, क्या वह एक संसाधन हुआ। और बीज चाहिए, खाद चाहिए, सिंचाई के लिए जल चाहिए, बिजली चाहिए और बहुत कुछ चाहिए, तो क्या हुआ वो एक सब संसाधन है। तो आर्थिक विकास के लिए यदि आप उद्योग लगाएं, कृषि करें, व्यापार करें, तो कहीं ना कहीं संसाधनों पर निर्भर होता है। कोई भी काम करें, यदि आपको कोई साधन ना दिया जाए, कोई संसाधन ना दिया जाए, तो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते, बेहतर काम नहीं कर सकते। इस वजह से हम आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का महत्व को समझ सकते हैं। सामाजिक विकास के लिए, जैसे आपका स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जीवन स्तर हो, इसके लिए भी संसाधन चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए आपको बहुत सारे ऐसे संसाधन चाहिए। जैसे आप मान लीजिए बीमार पड़ते हैं या जो आपकी आवश्यकता पड़े, जैसे अनाज हुआ, कपड़े हो गए, दवाइयाँ हो गए, ये कौन पूरा करता है, ये एक संसाधन पूरा करता है। तो स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, जीवन के लिए भी कहीं ना कहीं संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा संसाधन चाहिए, तकनीक चाहिए, किसी भी चीज़ की तकनीक चाहिए, जैसे हथियार बनाने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए तकनीक चाहिए, ऊर्जा चाहिए, संसाधन चाहिए। तो ये सब का संसाधन से ही बनते हैं, संसाधन से ही इनको आप बना सकते हो। मानव जीवन के लिए भोजन चाहिए, जल चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, ये सब क्या आपके संसाधन है, या संसाधनों के प्रयोग से ही ना बनाया जा सकता, बिना संसाधन के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो संसाधनों का महत्व समझ सकते हैं। आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, जीवन यापन के लिए, अन्य चीज़ों के लिए हमको संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। संसाधनों की समस्या और संसाधन, अब जब इतने सारे संसाधन हो गए, इतने सारे संसाधनों की जरूरत है हमारे विकास के लिए, तो इन संसाधनों से कुछ समस्याएं भी आती है। जैसे हम बहुत सारे संसाधन का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या कुछ समस्याएं आती हैं, और हो सकता है कि जो संसाधन है इन संसाधनों से समस्याएं भी उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ संसाधनों से कुछ समस्या और भी होती है। कैसी समस्या, जैसे कुछ ऐसे संसाधनों क्या जो उसका असमान वितरण हुआ, जैसे भूमि हो गया। अब जमीन है, जमीन सबको चाहिए, घर बनाने के लिए, कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, लेकिन हमारे यहाँ भूमि जो है सीमित है, तो भूमि असमान रूप से वितरित है। अगर हमें जल चाहिए तो जल भी असमान रूप से वितरित, यानी कोई भी हम संसाधन चाहिए तो कुछ लोगों के पास, कुछ समुदाय हुआ, कुछ क्षेत्र हुआ या कुछ देश हुआ, कुछ लोगों के पास क्या वो सीमित है, उनके कुछ लोगों के पास सीमित है, और कुछ लोगों के पास वो चीज़ें अत्याधिक है, या तो हमें उनसे खरीदना पड़ेगा या तो उनसे मांगना पड़ता है। तो संसाधनों की ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं और उनके समाधान। तो सबसे पहले जानते हैं संसाधनों की क्या समस्या है। पहला समस्या है अत्याधिक दोहन। हमारे पास जो संसाधन है उसका अत्याधिक दोहन करते हैं। जैसे जल ले लो, जल हमारे पास है, उसकी अपनी एक सीमा है।
लेकिन हम उसका अत्यधिक दोहन करते हैं। अब आपको लगेगा हर साल वर्षा होता है, बारिश होती है, तो हमको तो पानी मिलता है। तो समस्या क्या यहाँ पर आती है? समस्या यहाँ पर आती है कि आपका ये जो जमीन के अंदर क्या है? पानी है। जो आपका ग्राउंड वाटर है, भौम जल है, वो इसके अंदर पानी है, ठीक है। और आपने मोटर लगा लिया, ट्यूबवेल लगा लिया, नल लगा लिए, जो भी आपने लगा लिया, अब आप क्या कर रहे हो? आप पानी को निकाल रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पानी को निकाल रहे हो। आप हर साल जो है 1000 लीटर, मान लीजिए आप हर साल 1000 लीटर पानी निकाल रहे हो, लेकिन जब बारिश हो रहा है तो जमीन के अंदर 1000 लीटर पानी जा ही नहीं पा रहा है। पानी केवल सिर्फ 700 लीटर जा पा रहा है, सिर्फ 600 लीटर जा पा रहा है। निकाल रहे हो 1000 लीटर, जा रहा है 700 लीटर। तो सवाल ये उठता है, क्या हम 1000 लीटर पानी निकाले? नहीं, निकालो, लेकिन पानी को उतना ही निकाला जाए ना जितनी हमें आवश्यकता है। नहाने के लिए यदि 1 बाल्टी पानी चाहिए तो 4 बाल्टी का उपयोग क्यों करें? ठीक है। तो उससे क्या है? संसाधनों का अत्याधिक दोहन ठीक है, लेकिन जब अत्याधिक दोहन अनावश्यक दोहन से करने से क्या उसकी मात्रा कम हो रही है, वो घट रही है, या वो समाप्त होने के स्थान पर आ जा रहा है, जिससे क्या हो सकता है? उससे हमें समस्याएं हो सकती है। असमान वितरण दूसरी समस्या असमान वितरण। कुछ ऐसे संसाधन है जो किसी देश के पास अत्याधिक मात्रा में, कुछ ऐसे संसाधन है जो किसी के पास है ही नहीं। जैसे भूमि देख सकते हो, बहुत लोगों के पास ऐसे तमाम भूमि है, कुछ लोग पास है नहीं। उनको लगता था हमारा विकास ही नहीं हो पाता, हम पशुपालन नहीं कर सकते, कृषि नहीं कर सकते। तो एक तरह से असमान वितरण आपको देखने को मिल सकता है। प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण हो गया। कुछ ऐसे संसाधन हो गए, कुछ संसाधनों का इस तरह से हम दोहन करें जिससे प्रदूषण हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो फैक्ट्रियाँ हो गए, जो उद्योग हो गए, उसका जो पानी हो गया हम नदी में छोड़ रहे हैं, समुद्रों में छोड़ रहे हैं, तो उसका पानी विषैला होता जा रहा है। वो संसाधन को पूरी तरह से हम नष्ट कर दे रहे हैं। जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास जो खेत हैं, उन खेतों में अत्यधिक सिंचाई कर रहे हैं या अत्यधिक पशुचारण कर रहे हैं, जिससे उस पर ह्यूमस की मात्रा खत्म हो जा रही है। जो हमारे पास भूमि है उस पर अत्यधिक डाई, यूरिया या जो रासायनिक उर्वरक है उसका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिससे वो बंजर होने के कगार पा रहे हैं। तो इस तरह से प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। पर्यावरण क्षरण हो रहा है, अत्यधिक पेड़ों की कटाई करना, बांध बना के नदियों को एक तरह से उसके पानी को स्थिर कर देना। बांध बनाने से फायदे भी होते हैं, पर्यावरण को कुछ नुकसान भी पड़ते हैं। अत्यधिक हर जगह बांध ही बना दोगे तो उससे नुकसान भी पर्यावरण को कहीं ना कहीं होता है। तो एक तरह से क्या ये भी एक समस्या है। संसाधनों की कमी भी एक समस्या है कि कोई संसाधन उसकी मात्रा एकदम सीमित है। तो ये तमाम तरह की आपको समस्या देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इन संसाधनों का जो तमाम समस्या है, कौन सी समस्या है? आप देख सकते हो अत्यधिक दोहन हो गया, असमान वितरण हुआ, प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण हो गया, संसाधनों की कमी हो गया। इनकी जो समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या है? तो समाधान आपका है संसाधनों का सतत विकास। अब सतत विकास क्या? देखिए, विकास क्या है पहले उसको समझते हैं, फिर सतत विकास को और आएंगे। ठीक है। देखिए, एक चीज होती है वृद्धि और एक चीज होता है विकास। एक होता है वृद्धि और एक होता है विकास। अब सवाल आता है वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है? देखो, पहले एक समय जब हम आदि मानव थे या आदि मानव से जब हम इंसान बने, तो उस समय क्या था? हमको अपना विकास करना था। तो दो व्यक्ति थे, ए और बी। दो व्यक्ति थे, ठीक है। ए व्यक्ति के पास 10 बीघे खेत आ गए, बी के पास क्या 10 बीघे खेत आ गए। तो इस तरह से क्या उनके पास चीज़ों आने लगी, तो उनका वृद्धि होने लगा। लेकिन जो ए नाम का व्यक्ति थे, या ये पुराना छोड़ो यार, इसको हटाओ, आज का आधुनिक युग में आते हैं, कलयुग में आते हैं। कलयुग की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। वो आदि मानव वाला पत्थर वाले की बात छोड़ते हैं उन लोगों की, ठीक है। देखो, राम और श्याम, ठीक है। मान लो ये दो भाई हैं, ओके। मान लो दोनों भाई एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। हालांकि कोई एक ही तरह दो भाई होंगे तो काम तो करेंगे नहीं, लेकिन मान लो दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। ये जो भाई है, इस भाई की सैलरी है 12,000 रुपये महीने, इस भाई की भी सैलरी है महीने की 12,000 रुपये। और क्या हुआ, ये लोग बहुत मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, और जिस फैक्ट्री में काम करते थे उनको लगा कि यार फैक्ट्री मालिकों के दोनों बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और मुझे लगता है कि इनकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। तो फैक्ट्री मालिक ने क्या किया, इन दोनों की सैलरी बढ़ाकर क्या किया, जो दोनों की सैलरी जो कितना था, जो दोनों की सैलरी 12,000 था, अब उसको 20,000 कर दिया गया कि राम की सैलरी 20,000 हो जाए, और श्याम की भी सैलरी जो है वो 20,000 रुपये हो जाए। दोनों की 20,000 रुपये सैलरी कर दी गई। अब ये जो राम था,
अब उस जो 20,000 रुपये सैलरी बढ़ी, अब उस पैसे का क्या क्या करने लगा, उस पैसे में से 1,000 2,000 रुपये रोज अपने खाने पीने की चीज़ों पर खर्चा करने लगा। जैसे दूध हुआ, दही हुआ, मांस हुआ, मछली हुआ, इन सभी चीज़ों पर खर्चा करने लगा। कुछ पैसा जो अपने बच्चों को पढ़ाने पर खर्चा लगा कि नहीं, पहले मैं इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था तो 200 फीस लगता था, अब मैं इस स्कूल में डाल देता हूँ। या मेरे बच्चे इस स्कूल में जाते थे, ट्यूशन नहीं जा पाते थे, अब मैं उनके लिए एक बेहतर कोचिंग ले पा रहा हूँ, दे पा रहा हूँ। कुछ पैसे उसने क्या किया, उसने बैंक में एफडी करवा दिए, ये सोचकर कि आने वाले भविष्य में मुझे काम आ जाएगी। तो उसने क्या किया, कुछ पैसों को शिक्षा पर खर्च किया, कुछ स्वास्थ्य पर खर्च किया, कुछ अपने ऊपर खर्च किया, कुछ उसने एफडी करवा दी, ये सोचकर कि भविष्य में काम आएगा। राम ने ऐसा किया। श्याम क्या था, जैसे श्याम की सैलरी 20,000 हुई, वो घर पे क्या लिया, वो जो श्याम की सैलरी 20,000 हुआ है, तो जो उसको सैलरी मिलती थी उसका एक बड़ा हिस्सा क्या करता है, शराब पीने में खर्चा कर देता था, बीड़ी पीने में खर्चा करता था, सिगरेट में खर्चा कर देता था। और वो अत्यधिक उस चीज़ों का क्या करता था, बेवजह पैसों का खर्चा करता था उन जगहों पर जहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचता था, और एक भी रुपया क्या करता था, वह अपने पास नहीं रखता था। ठीक, ये दोनों ने ऐसा किया। अब दोनों की देखो सैलरी बराबर है, पहले दोनों की सैलरी कितनी थी, 12,000 थी, अब सैलरी हो गई 20,000। अब देखो तो क्या राम की वृद्धि नहीं हुई, राम की वृद्धि हुई, क्योंकि राम का पहले सैलरी 12,000 थी, अब इसकी 20,000 है, तो वृद्धि हुआ। क्या श्याम का वृद्धि नहीं हुआ, श्याम का भी वृद्धि हुआ, क्योंकि उसकी 12,000 सैलरी थी, अब इसकी भी 20,000 सैलरी है, वृद्धि हुआ। लेकिन यदि विकास की बात करें तो क्या विकास दोनों का हुआ, जवाब है नहीं, दोनों का विकास नहीं। विकास सिर्फ और सिर्फ राम का हुआ। क्यों, क्योंकि आपका 12,000 सैलरी थी, 12,000 से यदि 20,000 हुआ, पैसे में वृद्धि हुआ, लेकिन जो वृद्धि हुआ उस पैसे का आप क्या सकारात्मक परिणाम न ले पाए, आपने उस पैसे का जुए में, मदिरे में, शराब में, अन्य जगहों पर अनावश्यक खर्च किया। तो पैसा तो बढ़ गया, आपका वृद्धि तो हुआ, लेकिन उस वृद्धि का आप कोई सकारात्मक यानी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाए, अच्छा कर नहीं सके। इसलिए आप इसलिए श्याम का विकास नहीं हुआ, सिर्फ उसका वृद्धि हुआ। लेकिन जो राम था उसका वृद्धि भी हुआ, लेकिन उसका विकास भी हुआ। तो कहना ये चाहता हूँ, आपकी वृद्धि कितनी भी हो जाए, आपकी महीने की सैलरी 25,000 है, 25,000 से 50,000 हो जाए, आपका तब तक विकास नहीं होगा जब तक उस वृद्धि हुए पैसे का उसका कोई आप सकारात्मक परिणाम न ले पाए। आपके पास 20 भैंसे हैं, 20 से आप 500 भैंसे कर लो, आपकी क्या हुआ, इनकम बढ़ गई, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम ला पाओ शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, अन्य चीज़ों में, तो उसको विकास नहीं माना जाएगा। तो राम का विकास हुआ, लेकिन श्याम का नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, वृद्धि तो दोनों को हुआ। तो विकास का मतलब होता है एक सकारात्मक परिणाम। विकास का यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना होता है, सकारात्मक परिणाम, कि आप एक सकारात्मक परिणाम लाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो वो क्या, वो विकास है। यदि सकारात्मक परिणाम ना लाए, वृद्धि कितनी भी हो जाए, वृद्धि कितनी भी हो जाए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप 1,00,000 से महीने की सैलरी से आपकी 10 लाख रुपए सैलरी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी उन चीज़ों का आप स्वास्थ्य में, शिक्षा में या अच्छी जगह पर खर्च नहीं करते हैं, अनावश्यक चीज़ों में खर्च करते हैं, तो सिर्फ आपका विकास हुआ, वृद्धि कहाँ हुआ, सॉरी, आपका सिर्फ वृद्धि हुआ, विकास नहीं हुआ। तो श्याम का वृद्धि हुआ, विकास नहीं हुआ। तो ये था वृद्धि। तो पहले अर्थशास्त्रियों ने वृद्धि को समझाया कि वृद्धि क्या है, किसी की मात्रा का बढ़ना, किसी चीज़ की मात्रा में बढ़ जाना, संख्या का बढ़ना वृद्धि है। विकास का मतलब हुआ जब किसी चीज़ का सकारात्मक परिणाम मिले तो विकास हुआ। उसके बाद लोगों ने क्या किया, जो भी काम करते थे उसे सकारात्मक विकास करने लगे। फिर कुछ समय बाद क्या आने लगा, जब लोग अपना सकारात्मक विकास करने लगे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, परिवहन पर, तो उन्होंने ऐसा विकास किया कि बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। ऐसा नुकसान का कि जहाँ पर पहले बड़े बड़े पेड़ होते थे, जंगल होते थे, जंगलों को काट दिया। जो पहले जो खेती की जो जमीन होती थी उसको नष्ट कर दिया, और भी ऐसे तमाम काम किए। इतना ज़्यादा उन्होंने विकास के आड़ में, या विकास के रूप में उन्होंने पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कि आज जो हमारा पर्यावरण है वो रहने योग्य नहीं हो गया। जिसे देख सकते हैं आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, की दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। एक समय बाद ऐसा आएगा, यदि इसको नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो 100 साल बाद, 200 साल बाद एक समय ऐसा आएगा जब इतना ज़्यादा आपका तापमान हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति उस जगह पर रह नहीं सकता। तो वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज है, सड़क हैं, और भी बहुत कुछ है। लेकिन फ़ायदा क्या है, जब वहाँ का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा गर्मी के समय में कि वहाँ पर कोई रह नहीं सकता, कोई जीव जंतु रह नहीं सकता, वहाँ पर कोई एक भी पेड़ पौधा है ही नहीं। तो ऐसा विकास का मतलब क्या है, तो उनको लगा, वैज्ञानिकों को,
जो अर्थशास्त्री हैं, जो सभी लोगों को ये लगा कि ऐसा विकास फायदा क्या कि हम अपने लिए विकास तो कर ले रहे हैं, लेकिन जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाले भविष्य की पीढ़ी है, उनके लिए वो विकास नहीं, उनके लिए तो अभिशाप हो जा रहा है। मान लीजिए कोई एक शहर है, एक क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ हैं, पर्वत है, पेड़ है, पहाड़ है, प्राकृतिक चीज़ें है, आप उन चीज़ों को काट कर आप क्या कर रहे हो, स्कूल लगा रहे हो, सड़कें बना रहे हो, नदियाँ नदियों पर बांध बना दे रहे हो, अन्य चीज़ें कर रहे हो, तो आपने तो अपना विकास किया, लेकिन एक समय में क्या होगा, वहाँ की आबादी बढ़ेगी, बिल्डिंग भवन और बढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ क्या करेगा, वहाँ का तापमान बढ़ता जाएगा एक समय, क्योंकि शहरों में अपेक्षाकृत ज़्यादा तापमान होता है, क्योंकि वाहन ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे नहीं होते, तापमान ज़्यादा होगा। एक समय बाद वहाँ पर तापमान बढ़ते बढ़ते इतना तापमान हो जाएगा कि 100 साल बाद, 200 साल बाद, 250 साल बाद वहाँ पर रहने योग्य नहीं रह जाएगा, वहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जल की समस्या होने लगेगी, तो जो उस जगह पर रहना चाहेगा वो रह नहीं सकता। तो आपका विकास आपके लिए विकास है, लेकिन आने वाली जो भावी पीढ़ी है, जो 200 साल बाद आएंगे, 250 साल बाद आएंगे, जो 400 साल बाद आएंगे, उनके लिए वो विकास नहीं, उनके लिए तो अभिशाप हो जा रहा है। तो ऐसा विकास करके फ़ायदा कहाँ क्या है। तो इस बात को किसने सोचा, इस बात को वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, बहुत सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों ने, बहुत लोगों ने इस बात पे सोचा कि जो हम आज कर रहे हैं हमारे लिए तो बढ़िया है, लेकिन आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो वहाँ से सतत विकास की अवधारणा निकली। किसकी विकास की अवधारणा निकली, सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा निकली कि आज से हम ऐसा विकास करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे क्या वर्तमान में आवश्यकता हो, यानी वर्तमान में जो हमारी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता पूरी हो। यदि हमें 10 पेड़ की आवश्यकता है तो हम 10 पेड़ काट लें, यदि हमको 10 बिल्डिंग बनाना तो हम 10 बिल्डिंग बना लें, लेकिन हम 10 पेड़ काटें या 10 बिल्डिंग बनाएं तो ऐसा ना 10 पेड़ काटें कि आने वाले भविष्य में 250 साल बाद, 200 साल बाद एक भी पेड़ बचे ना। हम ऐसा बिल्डिंग ना बनाए कि आने वाले भविष्य में किसी के लिए खेती करने के लिए, पशुपालन के लिए भूमि बचे ही ना, भूमि बचे ना। तो सतत विकास में इसका ध्यान रखा गया है कि वर्तमान की आवश्यकता को वर्तमान में हम अपनी आवश्यकता को पूरा करते हुए इस प्रकार को पूरा किया जाएगा कि भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यकता पूरी हो सके। यानी वर्तमान में हमको 10 पेड़ चाहिए तो हम 10 पेड़ काट लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम 25 पेड़ लगाएंगे भी, ताकि आने वाले जो हमारी पीढ़ी के लोग होंगे उनको पेड़ की कमी ना हो। यदि हमको 10 बिल्डिंग बना तो हम 10 बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन इस रूप में बनाएंगे कि आने वाले भविष्य में लोगों को यदि ज़मीन चाहिए तो उनके पास बचे, उनके पास कृषि योग्य भूमि हो। ऐसा ना हो कि सारे कृषि योग्य भूमि पर हमने मकान बना दिया, उनके पास है ही नहीं, इस तरह की समस्या ना हो। तो सतत विकास में ये हुआ कि वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले, इसको जो है सतत विकास कहते हैं। और सतत विकास में पर्यावरण का भी ध्यान दिया जाता है कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब आपके पास भी मान लीजिए ज़मीन होगा, कल के आप युवा से रोजगार बनेंगे, आप भी क्या मकान या घर बनवाएंगे। मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, आप घर बनाएंगे, तो पूरा ज़मीन पर यदि घर बना देंगे तो भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आपको एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना कि कितनी भूमि पर ही मकान बनाया जाए, कितनी भूमि पर ही पशुपालन की जाए, कितनी भूमि रखा जाए कृषि के लिए, क्योंकि कृषि एक भूमि रहेगा तो आने वाले भविष्य में उसका पशुपालन में, भवन बनाने में, किसी भी रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर उतने बड़े भूमि पर पूरा मकान ही बना देंगे तो आने वाले भविष्य में क्या होगा, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एक चीज़ ज़्यादा ध्यान देखो, जो शहर होता है, शहर में क्या होती है, भूमि बहुत सीमित मात्रा में होती है, इसलिए शहरों में जो बिल्डिंग होती है ना उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। वहाँ पर शहर में देखो जो बिल्डिंग होते हैं उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती, ऊंचाई ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा फैलेंगे तो ज़्यादा ज़मीन बर्बाद होगा, ज़्यादा पेड़ पौधों पहाड़ों को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर लोग फैलते नहीं, वहाँ पर ऊंचाई लेते हैं। 10 मंजिले बिल्डिंग, 15 मंजिले, 20 महलिया, 25 महलिया ऊंचाई लेते हैं। और गांव में क्या, जो कि पर्याप्त लोगों के पास ज़मीन होते हैं तो लोग फैल के बनवाते हैं, वो ऊंचाई नहीं लेते हैं। तो ऊंचाई लेना चाहिए, कभी भी फैलना नहीं चाहिए, उससे ज़मीन बर्बाद होता है, क्योंकि आने वाले भविष्य के जो पीढ़ी रहेंगे ना उनके पास से ज़मीन नहीं रह पाएगी, इसलिए ऊंचाई लेना एक तरह से ठीक रहता है। ठीक है, तो ये देखिए, यह विचार हमें याद दिलाता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि पर्यावरण और विकास दोनों संतुलित, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारा विकास भी होते रहे। इसी को देखते हुए रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन 1992 में है। इसी को देखते हुए जब इस तरह की पूरे देश में घटनाएं चल रही थी, हर देश अपने मर्जी का जैसा मन हुआ तैसा काम करता था, पर्यावरण को जब बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, तो इसको देखते हुए 1992 में पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे सबको बुलाया गया कि
जिस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, कहीं किसी देश के प्रधानमंत्री को तो किसी देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया और एक मीटिंग हुआ, एक सम्मेलन हुआ कि जो पर्यावरण जो समस्या आ रही है आने वाले भविष्य में बढ़ सकती है उसको कैसे रोका जाए। कि ना प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, पर्यावरण क्षरण हो गया, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसको कंट्रोल किया जाए और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी रखा जाए। तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन है, स्थान है रियो डी जेनेरो, एक क्षेत्र है, कहाँ पर पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है। तिथि है 3 से 14 जून 1992, यानी 3 से लेकर 14 जून तक ये सम्मेलन चला 1992 में, ठीक है। और इसे देखिए ये ब्राजील में रियो डी जेनेरो शहर है, यहाँ पर सम्मेलन हुआ था 1992 में। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण का संरक्षण करना, आर्थिक विकास में संतुलन, सभी देशों को एक मंच पर करना। यानी हम ऐसा विकास करेंगे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा कर रखना है, खत्म नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। और जो पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उस नुकसान को कम किया जाए। जैसे बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ना है उसको कम करो, बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण हो उसको कम करना है। इन सभी चीज़ों पर क्या कम किया जाए और सभी जितने भी देश के राष्ट्राध्यक्ष है वो अपने देश में जाए, कानून बनाए, उसको क्रियान्वित करे और पालन करे, ठीक है। तो इसका एक उद्देश्य था। तो महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया गया था? एजेंडा, यह दस्तावेज जिसमें 21वीं सदी में पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए योजना बनाई गई थी। सभी देशों को सतत विकास की ओर बढ़ने का निर्देश दिया गया। भारत जो विकास करता है तो कैसा विकास करता है? सतत विकास करता है, ठीक है, ताकि हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। संसाधनों का न्याय संगत वितरण क्यों जरूरी है? अब बात करते हैं कि संसाधनों का न्याय संगत, यानी भेदभाव ना करते हुए, न्याय करते हुए सबको समान रूप से बांटा जाए, ताकि सभी देश, सभी समाज क्या करें, अपना विकास कर सकें। इसके लिए क्यों जरूरी है? जैसे भारत जैसे देश में जहाँ पर कुछ राज्यों में बहुत अधिक संसाधन है। अब जैसे भारत जैसे राज्य को देखें तो कुछ ऐसे राज्य हैं जो बड़े पैमाने पर संसाधन है। जैसे आप बिहार नहीं, आप उड़ीसा को ले लें, झारखंड को ले लो, छत्तीसगढ़ को ले, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ भारत के 3 राज्य हैं। भले गरीबी की रेखा के अंदर है, भले ही गरीब राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर कोयला मिलता है, बड़े पैमाने पर कोयला मिल जाता है, कोयला मिलता है बड़े पैमाने पर। यहाँ पर कोयला हुआ, लोहा हुआ, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलता है। आप देख सकते हैं राजस्थान ले लो तो राजस्थान में बड़े पैमाने पर तांबा मिलता है। तो इन राज्यों में कोयला बड़े पैमाने पर, तो कोयला है, कहीं पर तांबा है, तो कहीं पर आप देख सकते हैं लोहा है। तो इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर संसाधनों से प्रचुर है। क्यों? तो इनका संसाधनों का हमको क्या सही ढंग से उपयोग करना चाहिए और समान वितरण के साथ इनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी समस्या क्या है वो देखिए, इससे असमानता बढ़ती है। तो भारत जैसे विशाल देश है जिसकी विशाल जनसंख्या है और संसाधन सिर्फ कुछ राज्य में, जिससे आर्थिक असमानताएं बढ़ती है। जिससे क्या होता है, गरीबी आता है, पलायन आता है, अपराध जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि आप झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ सब बड़े पैमाने पर आप क्या करेंगे, कोयला खनन करेंगे, लोहा निकालेंगे, लेकिन वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर गरीबी बढ़ेगा, वहाँ से बड़े आबादी पलायन करेगा। और जिन लोगों को लगेगा कि यार हमारे राज्य का लोहा है या कोयला है या तांबा है, निकाल के दूसरे राज्यों में ले आया जा रहा है, हमको तो काम ही नहीं मिल रहा है, या हमारे राज्य का विकास नहीं रहा है, तो आपराधिक जैसी चीज़ों में भी हिस्सा लेते हैं, जैसे नक्सलवाद हो गया, अन्य चीज़ों में। तो ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो उसको समान रूप से वितरण करने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों को समान अवसर दें ताकि वो संतुलित वितरण जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा संसाधनों का विकास में कि संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, संसाधनों की कौन सी समस्या है और सतत विकास क्या है। अब जो अगला जो आपका टॉपिक होने वाला है, मिट्टी के प्रकार क्यों होना है, कि मिट्टी कितने प्रकार की है, मिट्टी क्या होता है, मिट्टी कैसे होते हैं और किस तरह की मिट्टियों से समस्या है। तो ये जो है हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जब लंबा हो जाता है तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है। इसलिए 2-3 पार्ट और आएगा जिसमें मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रश्न उत्तर आपके करवाए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा